नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गौरव कुमार और यहाँ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको पीएचडी के ऑर्डिनेंस का डिस्कशन दोस्तों करने वाला हूं। और ये जो पीएचडी का ऑर्डिनेंस होता है इसी में सारी बातें लिखी होती है कि पीएचडी क्या है, कितने साल का है, गाइड किसको कहते हैं, एकेडमिक काउंसिल क्या होता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ क्या होते हैं, कैंडिडेट किसको कहते हैं, को सुपरवाइज़र क्या होता है, सुपरवाइज़र क्या होते हैं, वाइवा वोस क्या होता है, प्री पीएचडी किसको कहेंगे, पीएचडी का असली मीनिंग क्या है, प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार किसे कहते हैं, प्री सबमिशन सेमिनार किसे कहते हैं, डिपार्टमेंटल रिसर्च मॉनिटरिंग कम्युनिटी क्या होती है जिसे हम डीआरएमसी कहते हैं, रिसर्च स्कॉलर किसे कहते हैं, बीओएस किसे कहते हैं, बीओ किसे कहते हैं और डीआरसी किसे कहते हैं, ये सब पर हम बात करेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का क्या मतलब होता है और ये आदि आदि। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों पीएचडी जो होता है नॉर्मली अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का जो ऑर्डिनेंस है उसके हिसाब से, और ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस होता है ये यूजीसी के कुछ नॉर्म्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए होते हैं। तो ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी का जो भी इस तरह का ऑर्डिनेंस होगा वो लगभग मिलता जुलता होगा, थोड़ा बहुत वो अपने हिसाब से या अपने जगह के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी होगी। जैसे कि अगर मैं वर्धा की बात करूँ यहाँ की, तो यहाँ का पीएचडी का थीसिस का जो राइटिंग का लैंग्वेज है वो हिंदी होगा। ठीक है, अब मान लीजिए अदर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हो, वहाँ पे लैंग्वेज राइटिंग में हो सकता है कि दोनों हो, इधर हिंदी इधर इंग्लिश, मल्टी बाइलिंगुअल भी हो सकता है या फिर कंपलसरी इंग्लिश ही हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमें अंतर हो सकता है। बाकी जो नियम की बात है, मूल नियम की बात है वो एक ही होगा। जैसे कि देखिए 100 क्रेडिट का होता है, ठीक है, 80 क्रेडिट थीसिस राइटिंग, वाइवा 20, रिसर्च एसोसिएट या टीचिंग एसोसिएट करते हैं तो 10 क्रेडिट का होता है। ठीक है, और ये जो टीचिंग का मामला है ये आप अपने विभाग में आपके जो क्लासेस चलते हैं आपके बैचलर मास्टर्स की, उसमें आप पढ़ा सकते हैं एज ए टीचिंग एसोसिएट के रूप में, और आपको बड़ी आसानी से 10 क्रेडिट मिलेगा। 10 क्रेडिट का मतलब यानी कह सकते हैं कि लगभग आप 100 घंटे के आसपास क्लास लेंगे, 10 क्रेडिट आपको पूरा हो जाएगा। एक बार एग्जैक्टली ये पता कर लीजिएगा ओके इस चीज़ को। एलिजिबिलिटी एमए आपको करना है, 55% चाहिए, और थोड़ा जो रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज होता है वो रहेगा। आप एंट्रेंस देंगे, आप इंटरव्यू फेस करेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हैं। इसमें कमेटी होती है स्क्रीनिंग के लिए, रेटिंग टेस्ट के लिए, इंटरव्यू होता है, ये सारा कुछ। ठीक है, प्रिपरेशन उसके बेस पे लिस्ट बनता है, मेरिट लिस्ट बनता है, इंटरव्यू और एंट्रेंस के बेस पे। ओके, रिजर्वेशन की कैटेगरी आप जो ऑप्शन है वो देख सकते हैं यहाँ पे। अब पीएचडी होती कितने दिनों की, तो मिनिमम दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे 3 साल की पीएचडी होती है और मैक्सिमम 6 साल की। अब आपके मन में आ रहा होगा डी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे। अगर वुमेन है कैंडिडेट हैं और आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं 40% ज़्यादा का, तो 2 साल का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, कोर्स वर्क क्या होता है, 16 क्रेडिट का दोस्तों कोर्स वर्क होता है और ये 1 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना। और आपको कोर्स वर्क करना होता है। अगर आप एमफिल नहीं किए हैं तो आपके जो भी 1-2 साल के बाद के लोग आएंगे वो एमफिल नहीं करेंगे क्योंकि एमफिल बंद हो चुका है। ओके, कोर्स वर्क के ये सारा आप देखेंगे तो ये पूरा उसका जो सब्जेक्ट है वो होता है, ये आपको पढ़ना होता है। ठीक है ना, और ये आप देख सकते हैं इस तरह से आप कोर्स वर्क करेंगे। कोर्स वर्क करने के बाद जो रिज़ल्ट होता है उसके बेस पे फिर आपका उसके बाद पीएचडी के लिए जो सिनॉप्सिस आदि बनता है वो, या फिर कह सकते हैं रिसर्च सुपरवाइजर आदि होता है वो मिलता है। अब रिसर्च सुपरवाइजर क्या होता है, रिसर्च सुपरवाइजर दोस्तों वो लोग हो सकता है जो कि परमानेंट आपका प्रोफेसर होगा, टीचर होगा आपके विभाग में। ठीक है, और उसने 5 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन इन रेफर्ड यूजीसी जनरल इन कंसर्न डिसिप्लिन होना चाहिए। ओके, पहला। एंड एनी रेगुलर एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकता है, ये तो हो गया प्रोफेसर का। ठीक, अब एसोसिएट असिस्टेंट जो है वो भी बन सकता है, लेकिन उसको 2 चाहिए। प्रोफेसर है तो 5, बाकी अगर एसोसिएट असिस्टेंट है तो 2 चाहिए। ठीक है, तो आपका बन सकता है। अब ये रिसर्च सुपरवाइजर बनाएगा कौन, तो दोस्तों ये रिसर्च सुपरवाइजर बनाएगा बीओएस। बीओएस क्या होता है वो आगे मैं बताऊंगा। इसको फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ स्टडीज़। ये आपके गाइड को यानी कि रिसर्च सुपरवाइजर को, शोध निदेशक हिंदी में कह सकते हैं, उसका ये निर्धारण करते हैं। ठीक है, किसके बेस पे करते हैं, तो ये आपका जो निर्धारण है वो करते हैं आपके रिसर्च थ्रस्ट एरिया के बेस्ड पे। डीआरएमसी का आपने नाम सुना होगा, डीआरएमसी डिपार्टमेंट रिसर्च मॉनिटरिंग कमेटी होती है, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें आप प्रेजेंट करते हैं आप अपना थ्रस्ट एरिया को, अपने टॉपिक को, और वहाँ पे ये इनको आप बताते हैं। और ये जो कमेटी है ये कमेटी बीएस को रिकमेंड करती है, बीएस को बताती है कि इस टॉपिक पर किया जाता है। वहाँ पर फिर चर्चाएँ होती है, उसके बाद में टॉपिक फाइनलाइजेशन का काम, या फिर टॉपिक को छोड़ दीजिए गाइड फाइनलाइजेशन का काम होता है। ठीक है, अगर आपका टॉपिक जो है इन केस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर में है तो बीओएस के पास ये पावर है, आप डीआरएमसी में अपनी बात रख सकते हैं कि मेरा जो विषय उससे संबंधित कोई शिक्षक हैं, कोई एक्सपर्ट हैं जो कि आपको सहायता करना चाहते हैं और आप उसको बतौर को सुपरवाइज़र बनाना चाहते हैं। को सुपरवाइज़र का मतलब ये हुआ कि आप अगर चाह रहे हैं कि आपके गाइड 2 हों, एक आउट ऑफ यूनिवर्सिटी भी हो जो कि
पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट में या फिर आपकी ट्यूनिंग उससे अच्छी हो रही हो तो आप उसको बना सकते हैं डीआरएमसी में बीओएस को आप कह के, ठीक है। बीओएस के बाद अधिकार है कि वो बनाएंगे या नहीं बनाएगा, ओके। अब आता है नंबर ऑफ पीएचडी सीट्स अंडर सुपरवाइजर, कितना कितना हो सकता है पीएचडी सीट, ठीक है। अगर आप क्या हैं प्रोफेसर हैं तो 8 होगा, प्रोफेसर 8 एक बार में पीएचडी करा सकता है। एसोसिएट प्रोफेसर हैं तो आप 6 करा सकते हैं, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आप 4 करा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आपको आता है ट्रांसफ़र ऑफ कैंडिडेट एंड डेटा। कुछ केसेस में ट्रांसफ़र हो सकता है डेटा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई वुमेन है जो कि पीएचडी इंडोर हुई और वो मैरिज हो गया, तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट हो गई या फिर प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो अपना डेटा जो है ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन ये सारे जितने भी बातें दोस्तों मैं बताऊंगा उसमें टर्म कंडीशन ये है कि सब कुछ बीओएस और डीआरएमसी इसी के इर्द गिर्द और सुपरवाइज़र के इर्द गिर्द घूमेगा। ये 3 चीज़ आप नोट कर लीजिए, सुपरवाइज़र, बीओएस और डीआरएमसी। कुछ काम के लिए ये है, कुछ काम के लिए ये है, और कुछ काम के लिए ये है, और कुछ काम के लिए तीनों है, ठीक है। तो ये तीनों को आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं कन्विंस करना होगा। सुपरवाइज़र चेंज करने के लिए क्या प्रोसेस है? सुपरवाइज़र चेंज करने का अधिकार बीओएस के पास ही है, ठीक है। बीओएस करेगा। आपको डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी जो होती है मासिक स्तर पर 3-3 महीने पे एक बार होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो उसमें आपको बात रखनी होती है, और वहाँ बात रखने के बाद वो कमेटी डीआरएमसी जो है बीओएस को प्रस्ताव रखती है, उसके बेस पे चेंज होता है। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जब गाइड परमिट हुआ चेंज ऑफ सुपरवाइज़र जो है, जब रजिस्ट्रेशन आपका होगा टॉपिक का। अब आपके मन में आ रहा होगा टॉपिक रजिस्ट्रेशन मतलब कब? देखिए, जब बीओएस की मीटिंग हुई वहाँ पे आपके टॉपिक को रखा जाता है, और अगर उस दिन रिजेक्ट नहीं हुआ आपका टॉपिक तो आपका टॉपिक रजिस्टर्ड हो गया, ये माना जाएगा, ठीक है। और वो डेट से 1 साल के अंदर ही आप अपने गाइड को चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप गाइड चेंज नहीं कर पाएंगे एज पर दिस रूल, ठीक है। देख सकते हैं इफ़ द परफॉर्मेंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर इज नॉट गुड, तो आप कह सकते हैं एचओडी या फिर डीओसी को कह सकते हैं, और रीजन बता सकते हैं। ठीक यही चीज़ अगर आपके गाइड को भी ये लगता है कि अच्छा इसका काम नहीं है, तो वो भी एचओडी या उसको बता सकता है, उसमें भी रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। अब अगला है दोस्तों द बोर्ड ऑफ स्टडीज़ क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ तो कोई ऐसा एक स्टडी है, एक कमेटी है रिसर्च की, जिसके तहत आपके रिसर्च के टॉपिक फाइनलाइजेशन से लेकर सबमिशन तक की टोटल जितनी भी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि निर्णय लेने होते हैं, डिसीजन मेकिंग एक तरह से अथॉरिटी है ये, ठीक है। इसमें हेड जो होता है वो चेयरमैन पर्सन होता है, उसके बाद मेंबर ऑफ ऑल प्रोफेसर होता है, 1 एसोसिएट असिस्टेंट, ये सब होते हैं। एक एलुमनाई होता है जो कि यूनिवर्सिटी से उसी डिपार्टमेंट से पढ़ा हुआ होता है, और वो कहीं एकेडमिक चीज़ों में चाहे प्रोफेसर बन गया हो या फिर कहीं पीएचडी कर रहा हो, तो वो बतौर एलुमनाई इसमें एज ए मेंबर होता है। उसको चुनने का प्रावधान आदमी यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब अगला है फंक्शन क्या है इसका। तो इसका पहला फंक्शन दोस्तों बीओएस का ये है कि ये टू रिकॉग्नाइज एंड अपॉइंट रिसर्च सुपरवाइजर। सबसे पहले रिसर्च सुपरवाइजर को अपॉइंट करने का, उसको रिकॉग्नाइज करने का अधिकार इसके पास है, यही करता है। दूसरा, आपका टॉपिक को अप्रूव करने का पावर भी इसी के पास है। तीसरा, आपका टॉपिक में अगर आगे चल के आपको कोई भी चेंजेस लाना है, या ये कह सकते हैं कि आंशिक चेंजेस लाना है, कुछ भी चेंजेस लाना है, तो ये कर सकते हैं। कोई नेसेसरी मेजर, कोई इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लेना है आपके रिसर्च को लेकर, चाहे कोई कंप्लेन आया हो या फिर चाहे आपने कोई कंप्लेन किया या फिर कुछ चाहे उनको कुछ बताना हो कि आप काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके पास पावर है। मीटिंग मतलब बीओएस का मीटिंग जो है साल में 2 बार होती हैं, 1 अगस्त, दूसरा फरवरी, है ना। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये 2 बार होना ही होना है। अब अगला है जो मैंने आपको बताया था डीआरएमसी, डिपार्टमेंटल रिसर्च मॉनिटरिंग कमेटी। ये क्या होता है? तो इसके तहत दोस्तों चेयरपर्सन जो होता है एचओडी होता है, और सारे जो भी सुपरवाइज़र हैं आपके, मतलब जो परमानेंट है और जिनके अंदर पीडी चल रही है, वो सभी इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है? डीआरएमसी दोस्तों 3 महीने में एक बार मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें आपको अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होता है कि आपका रिसर्च कहाँ तक पहुँचा, आप क्या कर रहे हैं, नहीं करना पड़ता है। वहाँ पर आपको रिपोर्ट आपको प्रेजेंट करना होता है, लिखित में भी और ओरली भी आपको बताना पड़ता है, ठीक है। और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में 5 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी पिछला मीटिंग हुआ होगा, जो भी 2 मीटिंग हुआ होगा कंसिटिव, ओके, उससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर डीआरएमसी काम सही से नहीं कर रही, उस पर एक्शन जो ऑथराइज पर्सन जो कमेटी है वो ले सकती है। जो भी डीआरएमसी की मीटिंग होगी उसके लिए कंसर्न जो भी डीन है स्कूल का,
जो भी विद्यापीठ के डीन है उसको आपको बताना पड़ेगा, प्रायर नोट आपको एडवांस में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब तीसरा है दोस्तों, तीसरा क्या है, रिसर्च स्कॉलर शैल अपीयर बिफोर डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी वंस इन 3 मंथ टू मेक ए प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर एवोल्यूशन फर्दर। जो भी इस तरह का दोस्तों ये होगा मीटिंग होगी डीआरएमसी की, उसके पहले रिसर्च स्कॉलर को कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं प्रेजेंट करना होगा आपको, जो भी उनका प्रोग्रेस है, जो भी ये सब चीज़ें हैं, अपने जो भी रिसर्च मॉनिटरिंग कमेटी है उसको प्रेजेंट करना होगा और प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको बताना होता है, ठीक है। अगर नहीं बताते हैं, इन केस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिसर्च स्कॉलर अनसेटिस्फैक्ट्री, अगर जो काम है रिसर्च स्कॉलर का प्रोग्रेस जो है, प्रोग्रेस होना चाहिए, वो अगर सम्मानजनक नहीं है, वो संतुष्टिजनक नहीं है, तो जो डीआरएमसी है वो सजेस्ट कर सकती है करेक्टिव मेजर, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, कि आप ये चीज़ें सुधार कीजिए और 6 महीने का उसको समय मिलेगा। अगर 6 महीने के अंदर भी वो सुधार नहीं करता है और वो सही तरीके से अपने को आगे लाइन पे नहीं लाता है, अपने काम को सही नहीं कर पाता है, तो डीआरएमसी रिकमेंड कर देगी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को, और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के पास ये अधिकार है कि वो आपके पीएचडी को कैंसिल कर दे, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। एक और कमेटी है जिसका नाम है द स्कूल बोर्ड। एक था बोर्ड ऑफ स्टडीज़, ये द स्कूल बोर्ड। स्कूल बोर्ड में जो चेयरपर्सन है वो होता है डीन। ऑल एचओडी और जो भी डीओसी के पूरे हैं मेंबर हैं वो सारे इसके मेंबर होते हैं। प्रोफेसर्स मेंबर होते हैं पूरे स्कूल के। 1 एसोसिएट प्रोफेसर होता है रोटेशन बेस पे, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर होता है रोटेशन बेस पे, और एक एलुमनाई यहाँ पे भी होता है जो कि मेंबर होता है यहाँ का। 2 एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी दोस्तों होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंबर होते हैं। और मैं शायद ये नहीं बता पाया, यहाँ पे भी 2 एक्सटर्नल कह सकते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं बीओएस में, जिनको जो अपने रिमार्क्स या फिर जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कहीं ना कहीं टॉपिक के फाइनलाइजेशन में, ठीक है, उनके इनपुट्स लिए जाते हैं। ओके, अब आते हैं हम कि बीओ जो मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे रहा, कहाँ के, हाँ ये रहा। ये जो बीओ है, जो स्कूल बोर्ड है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहला तो ये मॉनिटर करता है जो भी रिसर्च एंड एकेडमिक एक्टिविटीज़ है उस स्कूल के, पूरे विद्यापीठ का जो भी एकेडमिक वर्क है उसको ये मॉनिटर करता है। दूसरा क्या है, दूसरा है ये रिव्यू करता है जो भी डिसीजन बीओएस के द्वारा और डीआरएमसी के द्वारा लिया जा रहा है उसको रिव्यू करता है। तीसरा ये फ्रेम करता है पॉलिसीज़ कि कैसे रिसर्च बेहतर तरीके से पूरे उसका जो भी स्कूल है उसमें हो सके, ठीक है। चौथा है दोस्तों यहाँ पे ये जो मीटिंग है ये सितंबर और मार्च में साल में 2 बार ये भी इसके मीटिंग होते हैं, ठीक है। अब जो अगला है दोस्तों वो है रेजिडेंसी पीरियड, अटेंडेंस एंड मॉनिटरिंग। तो रेजिडेंसी पीरियड जो है वो कितने दिन की होती है, तो कहा गया है कि आपको कम से कम 3 साल, लेस देन 3 ईयर्स नहीं, ठीक है, कम से कम 3 साल फुल रिसर्च के लिए, उसके बाद आप डेटा कलेक्शन आदि के लिए बाहर जा सकते हैं, पहला। दूसरा है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर इन द यूनिवर्सिटी शैल बी ड्यूली रिकॉर्डेड। और जो प्रेजेंस है ऐसे नहीं कि आप हैं खाली बोलने से नहीं चलेगा, ये बाकायदा अटेंडेंस सिस्टम टाइप चीज़ें होती है, आपको रिपोर्ट करना होता है। अटेंडेंस कह सकते हैं, अटेंडेंस लगता है उसके बेस पे ही होता है। 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, ठीक है, इसको इंक्लूडिंग जीआरएफ है तब भी, आरजीएनएफ है तब भी आपको इतना रहना पड़ेगा, ओके। और द मंथली अटेंडेंस ऑफ द रिसर्च स्कॉलर शैल बी काउंटेड ऑन 20th ऑफ एवरी मंथ। और जो अटेंडेंस है वो हर महीने के 20 तारीख को काउंट किया जाता है, ये सबमिट किया जाता है ऊपर ऑथराइज पर्सन को, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को, यूनिवर्सिटीज़ के जो भी रिलेटिव यूनिवर्सिटी है जहाँ पीएचडी चल रहा है बच्चों का, और उसके बेस पे आपको फेलोशिप आदि प्रोवाइड की जाती है उसी अटेंडेंस के बेस पर, ठीक है। पीएचडी रिसर्च स्कॉलर शैल नॉट बी परमिटेड टू अंडरटेक एनी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। एक और मज़ेदार बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट आप नहीं ले सकते हैं पीएचडी के दौरान। ध्यान रखिएगा, फुल टाइम लिखा है, ठीक है। पार्ट टाइम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, जहाँ तक मेरी समझ बन पा रही है। मैं एग्जैक्टली इस पर कोई अपना मत नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैं जब मुझे लगेगा कि हाँ इस तरह की चीज़ें मुझे मिल रही है तो मैं ज़रूर कंसर्न अथॉरिटी से संपर्क करूँगा। तो आपको भी अगर इस तरह कोई एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो पार्ट टाइम में, तो कंसर्न अथॉरिटी से, चाहे वो बीओएस हो, चाहे वो डीआरएमसी हो, चाहे वो बीओ हो, या सुपरवाइज़र हैं आपके या एचओडी हैं, उनसे आप कंसर्न ज़रूर करें, ठीक है। दूसरा साफ साफ क्लियर लिखा है कि आप लेकिन इंटर्नशिप या ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ जो भी पेमेंट आपको मिलेगा वो एडिशन में आप फेलोशिप के ले सकते हैं। मतलब फेलोशिप भी आपकी चालू रहेगी और आप वो इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं है, ठीक है। अब अपना आपका जो रेजिडेंसी पीरियड है यानी कि 3 साल है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आप
ऑथराइज हो जाते हैं अपने आप को डी रजिस्टर्ड करने के लिए। आप देख सकते हैं परमिटेड टू टेक डी रजिस्ट्रेशन एंड ही सेल अलाउड टू सबमिट पीएचडी थीसिस विद इन पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। 3 साल के बाद आप डी रजिस्टर्ड होने के लिए आप वो लाइबल हो गए हैं और बड़ी आसानी से आप सरलता से आप 10 साल के अंदर फिर रजिस्टर अपने आप का आपका जो सब थीसिस है वो आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है कि डी रजिस्टर्ड तो आप हो गए, मान लीजिए आपने कहीं ज्वाइन कर लिया, डी रजिस्टर्ड आपने कर लिया, आपको जमा करना है। तो जमा करने के लिए फॉर डी रजिस्ट्रेशन पहले जो नियम है वो जान लीजिए। आपको अपने सुपरवाइज़र को बताना होगा और सुपरवाइज़र प्रपोज करेगा बीओएस को डी रजिस्ट्रेशन के लिए 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर कम्प्लीमेशन। बीओएस को आपको नहीं बताना है, आपको सुपरवाइज़र को बताना है और सुपरवाइज़र जो है आपका बीओएस में प्रपोज करेगा, उसके बेस पे आपको डी रजिस्टर्ड किया जाएगा। अब जो डी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो जमा करना चाहता है, अपनी पीएचडी सबमिट करना चाहता है, तो क्या करेगा वो? तो उसके लिए आपको फिर से री रजिस्टर्ड करना होगा और री रजिस्टर्ड करने के बाद आपको 2 महीने के अंदर, है ना, सॉरी, दी रजिस्टर्ड स्कॉलर सेल हैव टू सबमिट देयर थीसिस एवल्यूशन विद इन 2 सेमेस्टर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। सॉरी, 2 सेमेस्टर के अंदर, यानी कि 1 साल का समय आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन के अंदर करने के बाद आपको सबमिट करनी है आपको पीएचडी। ठीक है, अब आती है छुट्टी की बात कि कितना छुट्टी पीएचडी स्कॉलर ले सकता है 1 साल में। तो 30 दिन की छुट्टी इंक्लूडिंग मेडिकल लीव आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का लीव आप नहीं ले सकते हैं, 30 दिन। उसके प्लस में 10 दिन की छुट्टी अगर आप बहुत वो है तो बीओएस आपको वो करेगा और जो आपका सुपरवाइजर है डीएमसी है वो आपको अप्रूव करेगा। 40 दिन की लगातार छुट्टी आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर छुट्टी पे हैं आप तो आपका पीएचडी स्वतः निरस्त माना जाएगा। यहाँ जो लिखा है उसके अनुसार ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड माना जाएगा। ठीक है, इन केस द सुपरवाइजर इज नॉट अलाउड टू रिसर्च स्कॉलर ऑल द एप्लीकेंट्स ऑफ स्कॉलर सेल बी नीड टू रिकमेंडेड बाय एचओडी। अगर कोई मतलब केस ऐसा होता है जहाँ सुपरवाइजर नहीं अलाउट हो रहा है किसी स्कॉलर को, तो वहाँ पे जो एचओडी का रिकमेंडेशन होगा उसके बेस पे रिसर्च स्कॉलर्स को सुपरवाइजर अलाउट किया जाएगा। ठीक है, वुमेन कैंडिडेट हैं, मैटरनिटी लीव है, चाइल्ड लीव है, उसके केस में 240 दिन का लीव आपको मिलेगा या फिर एलोकेशन ऑफ 240 दिन। ठीक है, अब अगला है मोर देन 1 फेलोशिप और अदर इनकम ड्रॉन इज सिमिलरली। 1 से ज़्यादा फेलोशिप नहीं लेना है, नहीं तो निरस्त माना जाएगा। यहाँ जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है इसे फॉलोइंग केसेस में निरस्त माना जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट एक ये है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, पहला क्या है कि आप अगर कुछ गलत पाया गया तो रद्द माना जाएगा, मिसकंडक्ट की है रद्द माना जाएगा, काम आपका संतोषजनक नहीं होगा रद्द माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं दूसरे जगह फेलोशिप नहीं लेना है और कहीं फुल टाइम में कोई अदर इनकम नहीं लेना है, नहीं तो रद्द माना जाएगा। ओके, फेलोशिप पे आते हैं। अब फेलोशिप में क्या है, द नॉन नेट फेलोशिप सेल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। जिस दिन एडमिशन आपने लिया उस दिन से आपको नॉन नेट फेलोशिप मिलती है। रिसर्च स्कॉलर को एक डिक्लेरेशन सबमिट करना होता है जिसमें ये लिखा होता है कि आप अगर कंप्लीट नहीं करेंगे अपनी पीएचडी तो आपने जितना फेलोशिप लिया आप उसको वापस करेंगे। ठीक है, अब है रिसर्च प्रपोजल, प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ रिसर्च टॉपिक। ये क्या है? तो देखिए, जब आप आपका सेटिस्फैक्टरी कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप अपना जो टॉपिक है और रिसर्च प्रपोजल है वो प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार में आप प्रेजेंट करेंगे बीओएस के पहले। ठीक है, डिपार्टमेंट लेवल पर। फिर सेकेंड मीटिंग ऑफ एकेडमिक सेशन में आप वहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन आपका माना जाएगा। कैंडिडेट जो एमफिल रखा हुआ है उसको पहले ही प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार हो जाएगा बिफोर द बीओएस। ठीक है, उनके लिए उनको कोर्स वर्क तो करना है नहीं। ओके, अब आफ्टर अप्रूवल ऑफ रिसर्च टॉपिक एंड सुपरवाइजर ऑफ द कैंडिडेट बाय बीओएस, कैंडिडेट सेल रजिस्टर्ड इन पीएचडी प्रोग्राम। जब आपका टॉपिक आपको मिल जाएगा, हो जाएगा फाइनल और सुपरवाइज़र मिल जाएगा तो आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा आपको पीएचडी प्रोग्राम में परमानेंटली। डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ बीओएस सेल रिगार्डेड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा आपके पीएचडी का वो दिन माना जाएगा जिस दिन आपका बीओएस ने आपके टॉपिक को अप्रूव कर दिया, वही डेट आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मेरे केस में फॉर एग्जाम्पल मानूँ मेरे 8 तारीख को मेरा बीओएस हुआ, 8/4/2022 को हुआ है और इस दिन मेरा टॉपिक जो है जहाँ तक पता चला है वो अप्रूव हो गया, तो ये मेरा हो गया डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ठीक यहाँ से 1 साल के अंदर तक मेरे पास ये अधिकार है या फिर उस दिन जितने लोगों का टॉपिक फाइनल हुआ कि वो अपने टॉपिक को चेंज कर सकते हैं 1 साल के अंदर, और वो अपने गाइड को भी अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं। सुपरवाइज़र आदि के लिए भी आप, को सुपरवाइज़र आदि के लिए भी आप यहाँ पे कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, ये नियम है।
इफ़ ए कैंडिडेट फेल्स टू सेटिस्फाई BOS ही मे अनदर अपॉर्चुनिटी टू सबमिट। अगर जो BOS में जहाँ मेरा ये पास हुआ वहाँ पे किसी का रद्द हो गया है तो उसको एक अदर चांस मिलता है अगले BOS तक और ऑर्गेनाइज करने में, यानी कि 6 महीने तक का समय आपको मिलेगा, जहाँ तक आपको फिर से आपको टॉपिक बनाना होगा और आपको DRMC में रखना होगा और उसको सेटिस्फाई करना होगा। उसके बेस पे फिर BOS में वो जाएगा और वहाँ पास कराना होगा। अगर वहाँ फिर से पास नहीं हुआ तो स्वतः वो आपका PhD रद्द माना जाएगा, आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। अगर वहाँ पे भी अनसेटिस्फैक्ट्री रहा तो आपका कैंडिडेट को रद्द माना जाएगा। यहाँ पे लिखा है इसमें, ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये BOS आपको बाकायदा रीजन देना होगा। रीजन किस बेस पे? पहला तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम मेथोडोलॉजी, दूसरा प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल, तीसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये तीनों को बताते हुए कि हाँ ये चीज़ में प्रॉब्लम है इसलिए हम अयोग्य घोषित करते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ रिसर्च टॉपिक कब पॉसिबल है? BOS के पास ये अधिकार है, ये जान लीजिए आप बस, और आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं, बाकी अधिकार उनके पास है। वो भी अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही चेंज होगा, ठीक है। जैसे स्कॉलर एंड और सुपरवाइजर दोनों कंसेंट में ही चेंज हो सकता है, वो भी ड्यूली रिकॉर्डेड रीजन में आपको चेंज करा सकते हैं, ओके। और फाइनल अप्रूव कराने के बाद 1 साल के अंदर जो भी टॉपिक आपने 1 साल के अंदर ही आप चेंज करा सकते हैं, उसके बाद आप चेंज नहीं करा सकते हैं, ठीक है। ये नियम में है बाकायदा यहाँ पे, है ना। अब होता है प्री रजिस्ट्रेशन प्री सबमिशन सेमिनार। तो इसमें जब आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाता है और 3 महीने पहले जब आप सबमिशन देना चाहते हो तो आपको प्री सबमिशन सेमिनार DRMC में देना होता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ जो फीडबैक और जो भी चीज़ें मिलती है फिर आपको उसको पूरा करते हुए फिर आपको सबमिशन करना होता है। DRMC फिर लिखित में DRMC को सुपरवाइज़र और दोनों मिलकर लिखित में देते हैं DRMC को। उसके बेस पे फिर जो भी सजेशन होता है मॉडिफाई करके उसको फिर सबमिट किया जाता है, ठीक है। फिर आता है सबमिशन ऑफ थीसिस। सबमिशन ऑफ थीसिस में क्या होता है? इसमें आपको कंपल्सरी है कि 2 रिसर्च पेपर आपको पब्लिश कराने होते हैं। कहाँ? रिफर्ड जर्नल में या फिर UGC अप्रूव्ड जर्नल्स में, ठीक है। और 2 पेपर प्रेजेंटेशन आपको कराना होता है, 2 पेपर प्रेजेंटेशन आपको किसी कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में आपको प्रस्तुत करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। ये याद रखिएगा, बिफोर सबमिशन ऑफ द थीसिस आपको ये करना है, ठीक है। 2 रिसर्च पेपर रेफर्ड जर्नल या फिर UGC केयर लिस्टेड जर्नल में या और फिर 2 पेपर प्रेजेंटेशन आपको किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में करना है, ठीक है। ये आपको करना है दोस्तों। तो अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एकेडमिक काउंसिल ऑफ द जो यूनिवर्सिटी होती है वो एक तरफ से सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, फिर वो बताती है प्लेगरिज्म डिटेक्ट करने के लिए। उसके बेस पे फिर आपको जो भी आपका प्लेगरिज्म का है रिपोर्ट लगाना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ रिसर्च स्कॉलर को रिक्वायर्ड होता है कि वो अपना जो थीसिस है उसका 4 कॉपी हार्ड बाइंडिंग में और सॉफ्ट कॉपी CD में जमा करें। 4 कॉपीज ऑफ द समरी कंटेनिंग फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च वर्क प्रेजेंटेड इन द थीसिस, ठीक है। सर्टिफिकेट्स एज प्रोवाइडेड इन द अपेंडिक्स, ओके। HOD सेल प्रोवाइड द थीसिस टू डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, और HOD जो होगा वो फॉरवर्ड करेगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन को आपको एवोल्यूशन के लिए विदिन 1 वीक सबमिशन। जब आप सबमिशन करेंगे उसको 1 सप्ताह के अंदर उसको भेज देना है, ठीक है, ऐसा है। और एवोल्यूशन ऑफ द थीसिस कैसे होता है? PhD थीसिस का सबमिट हो गया, उसके बाद वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेटर के पास जाएगा और उनके पास से वहाँ पर जज किया जाएगा। अगर वो कहीं ना कहीं अगर आपको खारिज कर दिए, सही नहीं किया, तो तीसरे के पास भेजा जाएगा। तीसरा भी खारिज करता है तो उस केस में कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई या फिर कैंसिल करने का संभावना भी आती है। लेकिन बहुत पेचीदा है, बहुत लंबा प्रोसेस, इतना सरलता से कैंसिल नहीं होता, ठीक है। इफ़ एन एनी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सजेस्ट मॉडिफिकेशन इन देना, तो आपको फिर कम करके देना होता है, सही करके भेजना होता है, ठीक है। वाइवा का जो ये पूरा कमेटी का मेंबर होता है वो चेयरपर्सन होता है, हेड, कंसर्न सुपरवाइजर और 1 एक्सटर्नल सुपरवाइजर जो है वो होता है, ठीक है। लैंग्वेज जो यहाँ है वर्धा में, महाराष्ट्र में, हिंदी विश्वविद्यालय में, वो हिंदी में आपको पूरा लिखना है देवनागरी लिपि में। और समरी जो है वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में भी लिखना है, हिंदी में कंपलसरी है, ठीक है। और ये पूरा आपको मैंने बताया, डिपॉजिटरी का मैंने बताया, यहाँ पे सबमिशन के लिए विश्वविद्यालय भेजती है इनफ्लिपनेट में आपके PhD को। और अप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस ऑर्डिनेंस जो है, अप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस ऑर्डिनेंस जो होता है, ऑर्डिनेंस सेल रिप्लेस ऑल दैट। हाँ, जो अगला जो नियम होगा वो पिछले को रिप्लेस करेगा, जैसे कि ये पिछले को रिप्लेस करके ये किया, ठीक है। और इस तरह से आप कहीं ना कहीं ये पूरा देख सकते हैं PhD के ऑर्डिनेंस को। कुछ यहाँ पे अपेंडिक्स लगाया हुआ है, कैसे शोध प्रस्ताव होना चाहिए, ये है नहीं है, शोध प्रबंध का सब कुछ। और
पार्ट 1 आप यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर आपको पीएचडी उपाधि है तो प्रस्तुत शोध प्रबंध परीक्षा का प्रतिवेदन आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा फॉर्म है, फिलअप है, आप देख सकते हैं। अब ये आपको मिलेगा कहाँ, आप गूगल में आके जाके लिखिएगा पीएचडी ऑर्डिनेंस MGHV लिखिएगा, यहाँ का आ जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखिएगा, वहाँ का आ जाएगा। जहाँ का लिखिएगा वहाँ का आ जाएगा। आगे बस पीएचडी ऑर्डिनेंस आपको लिखना है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको इतने समय में बस इतना बताने की कोशिश किया कि पीएचडी ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक रिसर्च स्कॉलर के अधिकार क्या होते हैं, दायित्व क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं, एक रिसर्च स्कॉलर के साथ साथ एक HOD के, एक DRMC के, एक BOS के, एक BOA के, उसको मैंने बताने की कोशिश किया। वीडियो अच्छा लगा, इस तरह के वीडियोस चाहते हो तो आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।